जय गुरुदेव। G7 और ब्रिक्स में एक तरह की कोल्ड वॉर चल रही है। G7 अपनी अटमोस्ट पोजीशन को हटाना नहीं चाहता और ब्रिक्स पीछे से भागकर उसे ओवरटेक करना चाहता है। तो आज हम आलोक जी से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या ब्रिक्स वाकई में G7 को ओवरटेक कर। प्रताप जी, देखिए ऐसा है, G7 एक बहुत पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था। जो ग्रुप ऑफ 7 है वो डेवलप्ड नेशन थे, सब पूरे विश्व को वो दिशा दे रहे थे कि किस तरीके की चीजें हों। तो ये डेवलपिंग नेशंस को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। और कॉन्टिनेंट्स में जैसे साउथ अफ्रीका को ले लिया, ब्राजील को ले लिया, इंडिया को ले लिया, चाइना और रशिया। तो ये 5 देश थे। ये 5 देश तो अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया को अगर मिला लें तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका लगभग 30% भारत और चाइना में ही है। अब ब्रिक्स आया तो ब्रिक्स के नेता मिले आपस में, और जो इस समय G7 का जो लीडर है वो अमेरिका है, और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब, डेब्ट्स बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, लेकिन they were thriving or surviving because they were having the biggest economy। ब्रिक्स के आने से थोड़ा सा वहां पर खलबलाहट हुई। उनको लगा कि ब्रिक्स कैन ओवरटेक। जो ट्रम्प इस समय कर रहे हैं वो एक सोची समझी रणनीति है। वो चाहते ये हैं कि ब्रिक्स में ज़्यादा और ज़्यादा लोग ना ज्वाइन करें और जो डॉलर की एक सुपरमेसी है वो बनी रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चलता रहेगा। ब्रिक्स एक G7 के अल्टरनेट, क्योंकि अभी बहुत सारे और भी देश जो कि ये चाहेंगे कि उनकी करेंसीज में व्यापार हो, डॉलर से के चुंगल से बाहर निकले, तो वो लोग ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे और ये लोग शायद अलाउ भी करेंगे। इसमें आप एक सटल रेसिज्म देखते हैं कि एंग्लोस्फेयर जो है वो बाकी जो कम्युनिटीज हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, एशियंस हैं, साउथ अमेरिकन्स हैं, उन्हें थोड़ा नीचे की तरफ ही देखता है और वो चाहता है कि ये हमसे नीचे ही रहें, हमसे आगे मत बढ़ें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो इस बार ट्रम्प का बिहेवियर है वो उनकी सुपरमेसी शो कर रहे हैं। ही वांट टू डिक्टेट ईच एंड एवरी कंट्री, बट चाइना हैज शोन हिम द his place, and India has also stood firm. Russia in Ukraine has shown their place. So all these developments will show it कि no, that Anglo Indian supremacy जो है वो it will not continue। और एक और बात है आपके सामने कि अब जो ब्रिक्स है वो 330 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, और जो G7 है वो 80 करोड़ लोगों को। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी भी देखी जाए तो उसमें आप ये देखिए कि $0.94 उनका है तो $0.74 अपना है। तो अब ये पैरिटी अगर देखें और टोटल अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी देखें तो जितना उनका ट्रेड है उससे लगभग 70% ट्रेड ब्रिक्स वाले भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि जो ब्रिक्स है उसको आप जब आप कंपेयर करते हो, जो भी हम आज के सिनेरियो में जब किसी चीज़ को हम एनालाइज करते हैं तो डॉलर टर्म में एनालाइज करते हैं या यूरो टर्म में एनालाइज करते हैं, तो रियल पिक्चर नहीं निकल कर आती है। क्योंकि अब हमारे यहाँ अगर किसी को मान लीजिए समवन इज अर्निंग 80,000 रुपीज़, वहाँ का तो $1,000 हुआ केवल। अब हमारे यहाँ जो 80,000 में जितनी सुविधाएं आप यहाँ उठा सकते हैं, वहाँ पर $1,000 में तो वो नहीं उठा सकता है। बिल्कुल। तो इट इज़ ए अनइक्वल कंपैरिजन, और जब इस प्रकार का कंपैरिजन करते हैं तो हम चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को बदलने के लिए ब्रिक्स प्रयास कर रहा है कि अब जो एक डॉलर की कंट्रोल है जी, वो खत्म हो। अभी पीटर नवारो की अगर बात करें, लोग जी ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा जहर घोला है इंडिया के खिलाफ और कह रहे हैं कि जो ट्रम्प की स्ट्रेटजी बदली है वो इनकी एडवाइस की वजह से ही बदली है। तो आप ये क्यों देखते हैं कि ये क्यों रशिया की तरफ जो हथियार चला रहा है वो इंडिया के कंधे पे रख के चला रहा है? और जो बात देखिए, स्थिति ये है कि पीटर नवारो जो हैं वो जो कुछ बोल रहे हैं वो उनकी एक रणनीति है, और इस समय जो सबसे ज़्यादा परेशानी है पूरे विश्व में वो ये है कि भारतवर्ष बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहा है, और मोर और लेस जो हमारे अनरेस्ट के पॉइंट्स थे वो कंट्रोल हो गए हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर था वो हम कंट्रोल कर ले गए, उसमें हमारी बहुत पावर पॉलिटिक्स कंज्यूम होती थी। इसी तरीके से अगर आप ये देखिए कि डिसाइसिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कभी किसी ने सोचा था कि हमारे यहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट्स भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं, जो कि एक यूरोपियन कंट्रीज, रशिया और अमेरिका, इन 3 का ही डोमिनेंस था, लेकिन अब हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं।
हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सो हम डेवलपिंग कंट्री की जगह से बढ़कर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ छलांग लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। तो जो ये बात कर रहे हैं कि जो रशिया का तेल हम ले रहे हैं, जो हमारे हित में है इसलिए हमने लिया, जी और ये शायद पूरे विश्व के भी हित में था। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर में जयशंकर जी हैं, उन्होंने इसको बहुत स्पष्टता कहा कि हमारे जो भी हित में होगा हम वो एक्शन लेंगे। तो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो अपना बिल लेकर आया, या मान लीजिए इसी तरीके से जो यूएस असेंबली में एक बिल उन्होंने कहा कि जिसमें 500% टैक्स लगना चाहिए, इट्स ओके, यू आर वेलकम। क्योंकि देखिए 98 में जिस समय पोखरण हुआ उस समय भी सैंक्शन लगाए। जी वी कैन नाउ, तो वी कैन हैंडल एनीथिंग, बिकॉज इनकी जो पूरा एक्सरसाइज है उसमें भी हमको हमारी जीडीपी में 2% के आसपास फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। और उस परसेंटेज को हम अपने मिडिल क्लास को ग्रो कर कर, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर कर हम उसको कवर अप कर सकते हैं, बहुत तेजी के साथ कवर अप कर सकते हैं। आई थिंक और गवर्नमेंट भी इस और बात कर रही है, इस और काम कर रही है। जी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं और तेजी से बढ़ेंगे आगे। एविएशन सेक्टर को हम और तेजी से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसमें इस तरीके की इनकी जो भी डिज़ाइन है, जो भी इनका अप्रोच है, जो एडवाइज़र हैं ट्रम्प के, तो आई डाउट कि इट विल बी सक्सेसफुल। हमने पहले भी एक बार बात की थी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए आप दोबारा बताइए कि डी डॉलराइजेशन का जो लगाते हैं ट्रम्प की, ये डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं ब्रिक्स हमारे साथ, इसीलिए मैं इनको थोड़ा ठीक करूंगा। तो ये नहीं, डी तो ये डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया ऑलरेडी चल चुकी वास्तविकता ये है कि बहुत समय तक कोई भी सभ्यता है, कोई भी संस्कृति है, वो टॉप पर नहीं रह सकती है। और मुझे ये लग रहा कि अमेरिका हैज़ लिव्ड इट्स टाइम। एक समय ब्रिटिश ने अपना टाइम जिया, और वो लगभग उन्होंने 100 साल तक कहा यह गया था कि ब्रिटिश का राज कहीं नहीं, मतलब सूरज कहीं डूबता नहीं ब्रिटिश राज में। तो अमेरिका, क्योंकि दे अंडरस्टूड कि अब पॉलिटिकल कंट्रोल का समय चला गया है, अब इकोनॉमिक कंट्रोल का समय है। ये जिसको हम कहते हैं आर्थिक उपनिवेशवाद। है। जी तो ये जो आर्थिक उपनिवेशवाद है, ये अमेरिका ट्राई कर रहा है कि कंट्रोल करे, बिल्कुल। जो कि कर भी रहा था। डॉलर की जब हो गई तो आपने हर इकोनॉमी को, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी को कम से कम आपने 1/80 ऑलरेडी कर दिया। वैल्यूएशन कौन कर रहा है? इंटरनेशनल जो मॉनिटरी फंड है वो किस तरीके से वैल्यूएशन कर रही है? इट इज़ वेल नोन फैक्ट कि इट इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। तो जब इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उस आर्थिक उपनिवेशवाद का भी, जिस तरीके से ब्रिटिश का पॉलिटिकल उपनिवेशवाद था, उसका अंत हुआ, तो अब ये आर्थिक उपनिवेशवाद का भी अंत होना है। और हम लोग ऐसे समय से गुजर रहे हैं, ये बड़ा ट्रांजिशनल फेज है। जी इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना फास्ट हो गई है, तो इन सब चीज़ों के रहते शायद ये हम लोगों के लिए एक ऐसा युग होगा जिसमें कि हमने कोरोना देखा। और कोरोना में ये बिल्कुल है कि इट वाज नॉट ए एक्सीडेंटल थिंग। मेरा सोचना ये है कि इट वाज आल्सो इम्पोज्ड ऑन द वर्ल्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, बाय डेवलप्ड कंट्रीज। दे वांटेड टू डिस्टेबलाइज होल वर्ल्ड, लेकिन हमारे पास एक एबल लीडरशिप थी। आप देखिए भारतवर्ष में क्या सुविधाएं थी उस समय, लेकिन हम लोगों ने उसको फाइट किया और बहुत आसानी से हम बाहर निकल आए। हमने वैक्सीन बनाई और लगभग सभी देशों को सप्लाई की। ये जो आर्थिक उपनिवेशवाद है, इसको भी ख़त्म होना पड़ेगा, और अमेरिका खुद ही, ट्रम्प आकर उसको खुद गति प्रदान कर रहे हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल टू द ट्रम्प। ये आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं आलोक जी, तो आप ब्रिक्स की ये जो डायरेक्शन, इसको किस तरफ देखते हैं आने वाले 10 20 30 सालों में? जो मैं आगे 20 साल में ये देख रहा हूँ कि देखिए एक समूह तो बनेगा, और इसमें जो बेसिक रहेगी बात, देखिए रशियन गवर्नमेंट है वो कम्युनिज्म है, चाइनीज़ है वो भी कम्युनिज्म है, इंडियन डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो हमारे लिए एक बहुत चैलेंज आएगा। और ब्रिक्स की अगर ग्रोथ देखेंगे तो फ्यूचर का मुझे ये लग रहा है कि जैसे G20 है, G7 है, उसी तरीके से बहुत सशक्त संगठन बन के उभरेगा ये, जिसकी कि बहुत बड़ी सेव होगी दुनिया में। चलिए आलोक जी, हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।